नमस्कार। आज हम आगे चर्चा करेंगे आत्महत्या के अन्य कारणों के ऊपर जिनको दुर्कहीम ने खंडन किया है। इसमें मनोवैद्यकीय कारकों के साथ में मनोजैविकीय कारकों का उल्लेख कुछ विचारकों के द्वारा रखा गया कि इनकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है या आत्महत्या के लिए कारक उत्तरदायी हैं। लेकिन दुर्कहीम ने इन कारकों का संकलित तथ्यों के आधार पर खंडन किया है। इसमें मनोजैविकीय कारकों में एक प्रजाति के साथ में और वंशानुक्रमण के साथ में आत्महत्या के संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया गया विचारकों के द्वारा कि प्रजातीय समूह में आत्महत्या की दर ज़्यादा पाई जाती है। प्रजाति से तात्पर्य ऐसे सामान्य लक्षणों से युक्त व्यक्ति जिन्हें पैतृकता के आधार पर समान प्रकार के शारीरिक और मानसिक लक्षण प्राप्त होते हैं। तो एक प्रजाति विशेष में जो आत्महत्या की दर है वो अधिक पाई जाती है। कोई कोई प्रजाति आत्महत्या की दर उसके अंदर ऊंची हो सकती है। लेकिन दुर्कहीम ने प्रजाति को आत्महत्या का कारण नहीं माना और उन्होंने स्पष्ट किया कि केल्ट प्रजाति यूरोप के अंदर जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जिसका वितरण पाया गया, इन केल्ट प्रजाति से संबंधित आत्महत्या के आंकड़े इकट्ठे किए और ये पाया कि यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रजाति से संबंधित आत्महत्या के आंकड़ों में भिन्नता विद्यमान थी। यदि प्रजाति आत्महत्या का कारण होती तो ऐसी स्थिति में सभी स्थानों पर आत्महत्या की दर लगभग इस प्रजाति में एक जैसी पाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया, बल्कि भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की आत्महत्या की दर है वो अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रजाति को आत्महत्या का कारण नहीं मान सकते, क्योंकि आत्महत्या एक जटिल प्रकार की घटना है जिसको कि प्रजाति के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रमण को कुछ विचारक आत्महत्या का कारण मानते हैं, जिनमें गाल और एस्क्विरोल ने ये लिखा कि वंशानुगत आधार पर आत्महत्या के जो लक्षण हैं माता पिता से अपने संतान को प्राप्त होते हैं। और उन्होंने अपने इस तर्क के अंदर एक पेरिस के जमींदार का उल्लेख किया गाल ने कि एक जमींदार और उसके बाद में उसके 7 पुत्रों ने लगातार आत्महत्या की। इसी के साथ एस्क्विरोल ने एक व्यापारी और उसके 4 पुत्रों के द्वारा लगातार आत्महत्या किए जाने तथा 5वें पुत्र के द्वारा कई बार आत्महत्या का प्रयास किए जाने संबंधित उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि आत्महत्या माता पिता से जो लक्षण हैं वो वंशानुक्रमण के आधार पर प्राप्त होते हैं, उसके कारण से आत्महत्या है वो की जाती है। लेकिन दुर्कहीम ने ये लिखा कि वंशानुक्रमण को आत्महत्या का कारण इसलिए नहीं माना जा सकता कि माना कि पैतृकता में कुछ मानसिक दुर्बलता संबंधी लक्षण माता पिता से संतान को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर ही आत्महत्या की जाती है। केवल ये लक्षण ही इसका कारण नहीं है। हम देखें कि पैतृकता का प्रभाव स्त्री और पुरुषों में समान रूप से पड़ता है और बाल्यावस्था में अधिक अवस्था से पैतृकता का प्रभाव ज़्यादा होता है। जब इन दोनों से संबंधित आंकड़े आत्महत्या के हम लोग जुटाते हैं, ये जुटाए गए हैं, तो ये पाया गया कि बाल्यावस्था की बजाय व्यक्ति अधिक आयु का व्यक्ति आत्महत्या ज़्यादा करता है और स्त्रियों की बजाय पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं। यदि वंशानुक्रमण इसका कारण होता तो ऐसी स्थिति में समान रूप से आत्महत्या की दर इनके अंदर समान पाई जानी चाहिए थी। बाल्यावस्था में आत्महत्या की दर है
वो अधिक पाई जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं पाया गया एकत्रित आंकड़ों के आधार पर। इसलिए वंशानुक्रमण को आत्महत्या का कारण है वो नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कारणों में भौगोलिक कारण का उल्लेख इसमें किया कुछ विचारकों ने, जिसमें आप ये देखें कि जलवायु और आत्महत्या का संबंध स्थापित किया गया मोरसेल के द्वारा। मोरसेल ने लिखा कि समशीतोष्ण जलवायु, जहाँ जब न ज़्यादा सर्दी पड़ती न ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, सौम्य जलवायु होती है, उसमें आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। लेकिन दुर्खिम ने इसका खंडन किया और ये कहा कि जलवायु आत्महत्या का कारण नहीं है, बल्कि मधुर जलवायु के अंदर जो सभ्यताओं का विकास होता है और सभ्यताओं के बीच में सामाजिक क्रियाओं के अंदर सक्रियता आती है, अधिक सामाजिक क्रियाएं होती है, वो उसका प्रभाव आत्महत्या के ऊपर हो सकता है। भारत में जो आत्महत्या के आंकड़े इकट्ठे किए गए, किसी समय गर्म जलवायु के अंदर आत्महत्या की दर है वो अधिक पाई गई। रोम के अंदर, यूरोप की राजधानी जब रोम को बनाया गया तो उसमें आत्महत्या की दर उस वक्त ज़्यादा पाई गई, और 20वीं शताब्दी में यूरोप में आत्महत्या की दर है वो कम पाई गई। तो इस आधार पर दुर्खिम ने निष्कर्ष निकाला कि जलवायु यदि होती तो इनमें आत्महत्या की दरों में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जलवायु न कारण होकर के बल्कि इसका कारण उसके बीच में सामाजिक सक्रियता को कहा जा सकता है। मोंटेस्क्यू ने तापमान के साथ आत्महत्या का संबंध स्थापित किया। उन्होंने लिखा कि ठंडे प्रदेशों में पतझड़ के मौसम में ये कहा गया कि कम तापमान, नमी अधिक, अंधकारपूर्ण वातावरण आत्महत्या को व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, उसके मन में निराशा को बढ़ा देते हैं। फेरी, लोम्ब्रोसो और मोरसेल ने ग्रीष्म काल में शारीरिक असंतुलन को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी बताया और ये कहा कि अधिक गर्मियों में इसके कारण से आत्महत्याएं अधिक होती है। दुर्खिम ने अधिक तापमान या कम तापमान या जलवायु को आत्महत्या का कारण स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने लिखा कि यूरोप के ठंडे प्रदेशों में गर्मी का मौसम सौम्य और मधुर होता है, जलवायु अच्छी होती है, इससे व्यक्तियों के बीच में क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसी तरीके से गर्मियों के अंदर आत्महत्या की दर अधिक होने के कारण दिन की लंबाई अधिक होती है, रात की लंबाई कम होती है, तो व्यक्ति अधिक समय तक क्रियाशील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रियाशीलता अधिक होने के कारण से ये आत्महत्या की दर में वृद्धि आती है। तो इस प्रकार से तापमान या जलवायु आत्महत्या का कारण नहीं है, बल्कि इनके फलस्वरूप जो सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि होती है वो आत्महत्या का कारण मानी जा सकती है। इसके अलावा अनुकरण और आत्महत्या का संबंध स्थापित किया गया विचारकों के द्वारा कि अनुकरण एक ऐसी मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है जब किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट प्रकार की क्रिया की जाती है तो अन्य व्यक्ति के द्वारा उससे बिना सोचे समझे उसे देख करके उसी प्रकार की क्रिया करता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया अनुकरण कहलाती है। तुर्खिम ने अनुकरण के 3 अर्थ बताए हैं। एक चेतना का स्तरीकरण, कि व्यक्ति की समूह के साथ में किस क्रिया को देख करके चेतना का स्तरीकरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में समूह के साथ में, जैसे एक समूह हंस रहा है तो व्यक्ति उसे देख करके हंसने लगता है, एक समूह नृत्य कर रहा है तो व्यक्ति देख करके उसे नृत्य करने लगता है, तालियां बजा रहा है तालियां बजाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये अनुकरण, इसका अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि व्यक्ति की कुछ न कुछ समझ अवश्य होती है, कुछ न कुछ सोच अवश्य होती है। दूसरा, दुर्खिम ने बताया कि अनुकरण एक मनोआवेगात्मक क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति समाज के साथ समन्वय की इच्छा और परंपरा के आधार पर मनोवेग उसके सक्रिय हो जाते हैं, तो वो
समान प्रकार की क्रिया है वो करने लगता है। जैसे परंपरा से निर्देशित होकर के हम बहुत सारी क्रियाएं हमारी रूढ़ियों से प्रेरित होकर के बिना सोचे समझे करते हैं, लेकिन इसको भी अनुकरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें इसका जो उद्देश्य है वो या संबंध है किसी न किसी परंपरा से या रूढ़ियों से उसका होता है। तीसरा, अनुकरण केवल अनुकरण के लिए माना जाता है। अनुकरण केवल अनुकरण से तात्पर्य है कि जिसमें व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी कार्य को एकदम दीवानगी के साथ में और बिना सोचे समझे करता है, तो इस प्रकार की क्रिया अनुकरण केवल अनुकरण के लिए होती है, जिसमें ना कोई परंपरा का हिस्सा होता है, ना कोई समूह का उसमें समझ होती है, बल्कि व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति को देख करके उसी प्रकार की क्रिया को बिना किसी तर्क के, बिना किसी परंपरा के स्वीकार कर लेता है। लेकिन दुर्खिम ने आत्महत्या की जो प्रकृति है उसको अनुकरण के आधार पर स्वीकार नहीं किया कि कुछ व्यक्ति आत्महत्या करने पर दूसरे व्यक्ति अनुकरण की प्रवृत्ति अपनाते हुए आत्महत्या करते हैं। उन्होंने कहा कि टेम्पस के एक पुजारी के द्वारा आत्महत्या करने पर कई यहूदी लोगों के द्वारा आत्महत्या की गई। यहूदियों पर आक्रमण के समय कई यहूदियों ने भी आत्महत्या की। तो ये एक संक्रामक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि इसमें सामूहिक संकल्प इसका आधार है। आत्महत्या का भौगोलिक वितरण देखें तो हमें इसका अनुकरणात्मक प्रकृति के साथ इसका संबंध स्पष्ट नहीं होता है कि यदि अनुकरण के आधार पर आत्महत्या की जाती तो एक जगह पर जहाँ पे आत्महत्या प्रारंभ होती है उसके आसपास के क्षेत्रों में आत्महत्या की दर है वो उसी प्रकार से समानता के रूप में फैलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संकलित आंकड़ों के आधार पर डेनमार्क और मध्य जर्मनी में आत्महत्या की दर अधिक होने के बावजूद भी उसके आसपास के क्षेत्रों में आत्महत्या की दर है वो कम पाई गई। इसका कारण ये था कि सामाजिक पर्यावरण भिन्नता लिए भी होता है, और जैसे ही सामाजिक पर्यावरण बदलता है आत्महत्या की दर भी परिवर्तित दिखाई देने लगती है। यदि अनुकरण आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होता तो ऐसी स्थिति में ये समान प्रकार की वो दर है आत्महत्या की आंकड़ों के आधार पर दिखाई देनी चाहिए थी। अनुकरण में किसी न किसी प्रकार का तर्क नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसके विपरीत आत्महत्या एक ऐसी जटिल परिघटना है जो किसी न किसी प्रकार के प्रयोजन के कारण से की जाती है, इसमें तर्क होता है। तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या का संबंध अनुकरण के साथ में स्थापित नहीं किया जा सकता। तो दुर्खिम ने ये कुछ कारण है आत्महत्या के, इनके पहले खंड में आत्महत्या के साथ में इनका संबंध है, उसको स्वीकार नहीं